सो हेलो स्टूडेंट्स, वो PYQ मैराथन का जो है सेकेंड वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में जो है हम लोग वो 2024 में जो क्वेश्चन आया था मैथमेटिक्स का उसको डिस्कस किए थे, और आज जो है वो 2023 में जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन आया था उसका डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या फिर चैनल में गो थ्रू करके चेक कर सकते हैं PYQ मैराथन में। ठीक है, तो बिना टाइम पास किए हुए हम लोग अब आ जाते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px इज गिवन, मतलब ये ग्राफ दे रखा है फॉर अ पॉलिनोमियल px। द नंबर ऑफ जीरोज, कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। देखिए, नंबर ऑफ जीरोज उसको कहते हैं जैसे किसी भी पॉलिनोमियल, जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल या तो किसी भी पॉलिनोमियल जैसे यहाँ पे px दे रखा है, ठीक है, इसका जीरोज क्या होगा। तो x का वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल px क्या हो जाए, उसका वैल्यू जो हो जीरो हो जाए, उसको क्या कहते हैं, जीरो ज़्यादा पॉलिनोमियल। ये आप लोग सिखाया गया होगा। तो बहुत बच्चा यहाँ पर जो है वो क्या कहेगा ना, यहाँ पर कहेगा कि देखिए उसका जो पॉलिनोमियल का जीरोज है वो किसी एक ही x पे होगा यहाँ पे कहीं। ठीक है, तो ऐसा जो है वो नहीं है। क्यों है नहीं है? क्योंकि आप लोग को याद कीजिए क्वाड्रेटिक में ग्राफ बनवाया जाता था जब d जीरो होता था। ठीक है, जब d जीरो होता था तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता था, ऐसा ग्राफ बनता था टच करते हुए। थोड़ा सा और, ठीक है, टच करते हुए बनता था, तो यहाँ पे टच कर रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे d जीरो होता था, लेकिन रूट्स कितने आते थे, रूट्स कितने आते थे यहाँ पे हमारे, रूट्स जो होते थे वो दो होते थे। ठीक है, अब रूट्स दो होते थे, ठीक है, और दोनों कैसे होते थे, रियल एंड इक्वल होते थे, लेकिन रूट्स कितने होते थे, दो होते थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों लाइन को जो होना चाहिए वो कोइंसाइड करना चाहिए। जैसे देखिए देखो, मान लेते हैं ये दोनों इक्वेशन लाइन का ही है, ये दोनों इक्वेशन एक लाइन का ही होता है। यदि तुम बनाओ एक लाइन ये है और एक लाइन ऐसे चला गया, तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, वो यहाँ पे होगा। ठीक है, ओके, अब वही पे अगर ध्यान से देखो, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो नो सॉल्यूशन केस है। यदि तुमको चाहिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ केस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए, देयरफॉर वी हैव टू सेम नंबर होना चाहिए। क्या, ये देखो लाइन जो होना चाहिए वो कोइंसाइड कर जाना चाहिए, के ऊपर एक लाइन हो जाना चाहिए, तभी क्या होगा हमारा वो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा। तो इसके लिए आप लोग को मैथ में एक थी पढ़ाया जाता था फार्मूला, जैसे कि दो इक्वेशन है उसको एक ही साइड रखते थे, जीरो के बराबर करते थे, तो एक ही साइड रखो इसको क्या लिखेंगे, के एक्स माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल, सॉरी माइनस 3। यह क्या होगा, माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखो तो a बाई बी क्या हो जाएगा हमारा, k बाई 6, इट शुड बी इक्वल्स टू माइनस 1 बाई माइनस 2, इट शुड बी इक्वल्स टू माइनस 2 बाई माइनस 3। ओके, अब यहाँ से k का वैल्यू यदि तुम निकालो तो क्या आएगा, एक सेकेंड, अगर एक सेकेंड निकालो, यहाँ से k का वैल्यू निकालोगे तो k इज इक्वल्स टू 3 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको निकालोगे तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है। मामला गड़बड़ है।
तो इसका जो आंसर है देखो के का 2 वैल्यू है, तो 2 वैल्यू के लिए तो ऐसा हो नहीं सकता है कि एक ही लाइन के एक्स का एक लाइन का जो 2 वैल्यू की इक्वेशन बने। 3x लिखा जाओगे 3xy इक्वल्स 2 तो नहीं, 4x तो 2/3 ये नहीं है, इसका डज नॉट एग्जिस्ट इसका आंसर हुआ। क्यों? क्योंकि एक K3 एक K4 ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो इक्वेशन के लिए एक ही लाइन का इक्वेशन बने। और K3 भी रख लो तो भी सही नहीं होगा, और K4 भी रख लो तो भी एक ही सॉल्यूशन आएगा। इट मीन्स कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि इफ P-1, P+1 एंड 2+3 आर इन AP देन द वैल्यूज ऑफ P इज क्या होगा। चलो देखते हैं इसको। तो यदि आप ध्यान से देखो तो हम लोग का जैसे बोला जाता था कि अगर मान लो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को इधर देखो थर्ड नंबर का A, B एंड C आर AP, ये तीनों जो है वो AP में है। तो आप लोग को एक चीज़ सिखाया जाता था क्या कि 2B इज इक्वल्स टू B+A+C होगा। ये आप लोगों को क्लास में बताया जाता है और पढ़ाया भी जाता है। तो इसी चीज़ को यदि हम इसी कॉन्सेप्ट को यदि हम लगाए तो क्या होना चाहिए, 2 इंटू P+1 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू क्या होगा 2P+3 P-1 तो 2P+2P 2P+2 यहाँ से 2 से अगर कॉमन लोगे तो कट जाएगा, तो P+1 इज इक्वल्स टू P+1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो तो ये क्वेश्चन बन नहीं रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है। अब दूसरा तरीका लगाओ, P का वैल्यू हमको निकालना है, इससे नहीं बनेगा। सॉरी, इससे अगर नहीं बनेगा तो दूसरा तरीका लगा लेते हैं जिससे बन जाए। चलो दूसरा तरीका क्या कहता है उसी में भी कि A, B, C यदि हमारा AP में दे रखा है, ठीक है, किसमें AP में दे रखा है, तो B माइनस A इट शुड बी इक्वल्स टू C माइनस A। यहाँ तक कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। तो B माइनस A क्या होगा, P+1 और माइनस P+1 माइनस P+1 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2P+3 माइनस P-1 यानी 2P माइनस एक सेकेंड 2P माइनस P हो जाएगा तो P बचेगा ना सिर्फ यहाँ पे, P 3 में से 1 जाएगा तो 2P+2 ये बचेगा, तो P से P गया तो P इज गोइंग्स टू बी 0। P का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो इसका आंसर जो होगा वो 0 होगा। ओके, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अब देखो एक्स एक्सिस पूछा जा रहा है कि एक लाइन देखो कह रहा है कि 2 पॉइंट दे दिया, तुमसे बोला मान लो यहाँ पर 2 पॉइंट को लाइन ज्वाइन कर रहा है ए, मान लो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। पॉइंट ए हमारा दे रखा है कोऑर्डिनेट 3, 6 एंड पॉइंट बी दे रखा है हमारा कोऑर्डिनेट -12 और 3। मान लो यहाँ कहीं पे इसका एक्स एक्सिस जो है गुजर रहा है, चाहे एक्स एक्सिस को काट रहा है, ठीक ना, यहाँ पे कहीं एक्स एक्सिस इसका गुजर रहा है या एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो चूंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है वो पॉइंट, ये पॉइंट पी जो है बोल रखा है क्वेश्चन में, यदि ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, इट मीन्स कि पॉइंट वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट जो होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता है, ठीक है मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट हमारा नहीं पता है तो उसको एक्स ही मान लेते हैं। इसके बाद यदि आप लोग ध्यान से देखोगे सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो मान लेते हैं कि 1:k में डिवाइड कर रहा है, और सेक्शन फार्मूला तुम लगाओगे तो सेक्शन फार्मूला लगाने के बाद क्या बनेगा तुम्हारे पास, सेक्शन फार्मूला लगाओ, सिंपली सेक्शन फार्मूला जो लगाते हैं वाई कोऑर्डिनेट के लिए लगाओ, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी के लिए लगाओ, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी 0 है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो -3 + 6k/1 + k,
तो यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो के का वैल्यू जो हो आएगा वो आपको 1/2 आ रहा होगा। के का वैल्यू 1/2, तो के का वैल्यू 1/2, रेशियो को 1:k माने थे। तो अगर तुम यहाँ से ध्यान से देखोगे रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 1/1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो रिक्वायर्ड रेशियो 2:1 आएगा। कहीं ऑप्शन है 2:1 यहाँ पे। बहुत बच्चा क्या करता है ना, के का जो वैल्यू आता है उसी को डायरेक्ट वैल्यू में डाल देता है और उसको ऑप्शन ये मार्क करता है, जो कि गलत है। के का वैल्यू 1:, रेशियो को जब हम लोग 1:1/k माने तो के नीचे आता है तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। अगर k:1 ऐसे मानते तो आपका डायरेक्ट यही वैल्यू आता, लेकिन हम लोग कैसे माने कि 1:k, इसलिए हम लोग का पहले ये आया फिर उसको चेंज करना पड़ा तो ऐसे गया, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर PQ इज टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट O। PQ क्या टेंजेंट है, सेंटर्ड एट O, एंगल 95 डिग्री भी दे रखा है, एंड द मेजर ऑफ एंगल ABQ, यानी हमसे जो पूछा है इस एंगल का मेजरमेंट पूछा है, हमसे पूछा इस एंगल का मेजरमेंट, ठीक है। तो चल अगर इस एंगल का मेजरमेंट हम लोग निकाले तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें। इसमें सिंपल सा और कुछ नहीं लग रहा है, ये बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं होगा क्या इसमें। 95 पे अगर ध्यान से देखो तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी में लगाओगे तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, ठीक है, 180 होना है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ट्रायंगल के अंदर 180 होगा। 95 है तो बचा कितना हमारे पास 85। 85 को 2 भाग में करो, 85 को 2 भाग में करोगे तो कितना आएगा, 85 को यदि करोगे 2 भाग में दैट इज गोइंग टू बी समथिंग ये 42.5 पी आएगा, 42.5 पी आएगा। अब ध्यान से देखो अभी सब ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा अगर साइड में लिख दे तुम्हारे तसल्ली के लिए तो 42.5 आएगा, ओके। अगर तुम इस चीज़ को यहाँ से थोड़ा सा इसको सही करो और इस पूरे एंगल को देखो तो ये 90 डिग्री होना है। क्यों? क्योंकि a line joining center and the tangent at the point of contact is always perpendicular to the tangent होता है। ये आप लोग को थ्योरम में प्रूफ भी किया गया, बताया भी जा रहा है। उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे, अगर ये एंगल 42.5 है, ये एंगल जो हमारा है वो 42.5 है और हमको ये एंगल फाइंड करना है, तो सिंपली अगर देखोगे दोनों का सम कितना होना चाहिए 42.5 प्लस मान लो इसका जो भी हो x हो तो x इज इक्वल्स टू 90 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से x निकालोगे तो डेट इज गोइंग टू बी 47.5 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है कि tan A इज इक्वल्स टू 3/2। अब देखो इसमें क्या करेगा ना बच्चा, इसमें क्या करेगा, देखो इसमें गलती क्या करेगा, गलती नहीं करेगा, वो भी सही बनाएगा लेकिन वो टाइम ज़्यादा ले पाएगा। जैसे मैं पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन बताया था जिसमें कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर टाइम बचा सकते थे, इसमें भी उस तरह का क्वेश्चन ये पहला आ गया। देखो अब यहाँ से क्या करेगा, जैसे tan A दे रखा, जो नॉर्मल बच्चा करेगा 2 tan A इज इक्वल्स टू 3, tan A इज इक्वल्स टू 3/2 और यहाँ से जो है वो ट्रायंगल बनाएगा, इसको थीटा मानेगा, ये थीटा मानेगा तो ये 3 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। इसको रूट निकालेगा, √30 आएगा, यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से कॉस थीटा निकालेगा। मैं बोलता हूँ इसको निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इतना करने का कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है बताता, इसको पहले हटा देता हूँ। तो इसको इधर देखो क्यों जरूरी नहीं है। हम लोग को जो इक्वेशन दे रखा है, ये जो है इक्वेशन वो क्या है, वो है 4 sin A प्लस 3 cos A, ओके। 4 sin A प्लस 3 cos A बाई 4 sin A माइनस 3 cos A, ओके। कोई दिक्कत ना, क्या करो ना, चूँकि ऊपर नीचे हम दोनों नंबर से मल्टीप्लाई या एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो रेशियो पे कोई है क्या, बेसिकली ये रेशियो है, बेसिकली ये रेशियो दे रख, रेशियो निकालना है ना, तो रेशियो में ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो देन वी गेट 4 tan A प्लस 3/4 tan A माइनस 3, तो डैट इज गोइंग टू बी, अब देखो 4 को क्या रखो, 4 इंटू tan A का वैल्यू 3/2 प्लस 3/4 इंटू 3/2 माइनस 3। अगर यहाँ से देखोगे सॉल्व करोगे तो 6 + 3 9, और 6 में से 3 गया तो 9, तो 9/3 आएगा, और 9/3 को हम लोग काट को 3 लिख सकते हो, तो हमारा ऑप्शन सी जो है इसके लिए सही ऑप्शन है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और उसमें टाइम बचाए होंगे, उसमें ज़्यादा टाइम लगना था। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखो अब जो बेसिकली जो बच्चा कमज़ोर होगा, मतलब जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा होगा, मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करने का कोशिश करूँगा, दोनों ही आसान है, लेकिन फिर भी जो दूसरा वाला होगा वो और आसान होगा। देखो कैसे, जैसे हमसे पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, क्या पूछा हमसे इधर इस साइड देखो, यहाँ पे 1 सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो बैक हो गया था। हाँ क्या था, हाँ इधर इस साइड अगर तुम लोग देखने की कोशिश करो, ठीक है, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था 1/अल्फा, हमसे पूछा गया था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा बीटा, और बोला गया है कि ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर अल्फ़ा बीटा जो है इस पॉलिनोमियल के जीरोज है। तो हमसे सम ऑफ जीरोज हमको अच्छी तरह से पॉलिनोमियल में से निकालना आता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी -1 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, यानी सम तो -1 आया। ओके, प्रोडक्ट कितना आया, तो प्रोडक्ट हमारा अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो भी -1 आया, वो भी -1 आया। तो इसको काट के अगर तुम देखोगे तो वो इसका आंसर क्या होगा, इसका 1 ही आएगा, यानी इसका भी आंसर 1 है। अब मैं दूसरा मेथड जिसकी बात कर रहा था वो बेसिकली ये है कि आपको जब कोई क्वाड्रेटिक दे रखा है जिसका रूट अल्फ़ा बीटा है, और आप डायरेक्टली उस क्वाड्रेटिक को निकाल सकते हैं जिसका रूट जो हो उसका रेसिप्रोकल का रूट हो, पहले वाले पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल हो, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट अगर px निकालो जिसका रूट ये हो जाए 1/अल्फा और 1/बीटा, तो वो डायरेक्ट पॉलिनोमियल हम लिख सकते हैं -x² प्लस x प्लस 1, दैट इज गोइंग टू बी द रूट ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अगर तुम यहाँ से निकालोगे 1/अल्फा तो 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x तो -1 हो जाएगा, और बाई कोफिशिएंट ऑफ x तो भी -1, तो वहाँ से भी आंसर आपका 1 आ रहा हो, समझे। तो ये भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते थे। खैर छोड़िए, चले, ये बच्चा ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी सेकेंड नंबर में बताया वो एग्जाम से मतलब क्वेश्चंस में एग्जाम्पल्स में कोई भी बुक एग्जाम्पल्स में बहुत दे रखा। अब देखो रेशनल रूट्स बोला गया, ठीक है, तो रूट्स रेशनल तभी आएंगे जब हमारा जो रूट्स, ठीक है, रूट्स के रेशनैलिटी का रूट्स के रेशनल होने का जो ये है कंडीशन है वो ये होता है कि डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, डी यानी हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी रूट्स जो है वो क्या होंगे, वो हमारे रेशनल होंगे, ठीक है। तो डी क्या आएगा, डी निकालो, यहाँ से डी निकालना तो बच्चों का आता है, अगर यहाँ से डी निकालोगे तो क्या आएगा, जैसे देखो ये 7 नंबर क्वेश्चन का था, डी नंबर का यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे रूट्स रेशनल होने के लिए डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, डी निकालो, अब इट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, अब ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर, ओके, के स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा -4 4 16 प्लस 32,
अब ध्यान से देखो 32। अब ध्यान से देखो कैसे इसको क्या होना चाहिए, के स्क्वायर प्लस 32 जो है इट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब परफेक्ट स्क्वायर 32 के क्योंकि ये भी स्क्वायर है, के स्क्वायर जो होगा के अगर पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं हमको, लेकिन के स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है इट मीन्स कि 32 से आगे चलो और देखो कि परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या बन सकता है। 32 से आगे अगर तुम देखेगा तो 49 आएगा, और जो 49 है तो किसी अब के का कौन सा वैल्यू रखो जिसके लिए जिसका स्क्वायर 17 के बराबर हो, अब वो भी पॉसिबल नहीं है। के स्क्वायर जो होगा वो का 17 रखने के लिए रूट 17 रखना होगा। अब के का यहाँ देखो कोई भी वैल्यू रूट अंडर 17 के लिए तो मैच ही नहीं कर रहा है। दूसरा आता है 64, तो 64 जो है आराम से रख सकते हो। कैसे, अब ध्यान से देखोगे यदि तो 2k का वैल्यू अगर इसको 64 के बराबर कर दो, इसके नज़दीक जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो 64 है, इसके 64 के बराबर कर दो तो के स्क्वायर, ठीक है, प्लस 32 इट शुड बी 64। क्या हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर सॉरी लोगे 64 नहीं, के स्क्वायर देखो, सॉरी एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो गया कुछ, तो क्या गड़बड़ हुआ बता रहा हूँ अपने को। यहाँ पे अगर ध्यान से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इस चीज़ को 64 के बराबर बनाना होगा, तो के स्क्वायर प्लस 32, ठीक है, के स्क्वायर प्लस 32 को 64 होना होगा। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो के स्क्वायर डैट इज गोइंग टू बी 32, और यहाँ से के का वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 रूट अंडर 2 रूट अंडर 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है सही। ठीक है, चलते हैं अब आगे। एक सेकेंड 1 सेकेंड, गलत है ये। क्यों गलत है बता रहा हूँ कि लिस्ट पूछा है ना, देखो लिस्ट पूछा है इट मीन्स कि कम वाला, इससे छोटा यदि के का कोई वैल्यू पॉसिबल है तो हो सकता है। हाँ, देखो के स्क्वायर प्लस 32, ये के स्क्वायर प्लस 32 ये तो 36 के बराबर भी हो सकता है। 36 इज एन ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, तो के स्क्वायर इट शुड बी इक्वल्स टू 4, तो के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, और इससे ये छोटा है इसलिए के का आंसर जो होगा वो -2 यानी ऑप्शन सी ज़्यादा सही होगा। देख रहे कहाँ फंसा रहा है क्वेश्चन में। चलिए आगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 3/4, अब इसमें तो सिंपल सा है, यदि आपको वैल्यू पता है तो आप तुरंत निकल जाओगे। ठीक है, देखो 3/4 tan 30 का क्या वैल्यू है, tan 30 का क्या वैल्यू होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 माइनस सेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का वैल्यू √2, तो सेक स्क्वायर 45 का वैल्यू 2। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू 3/2 √3/2, तो साइन 60 का वैल्यू 3/4 सिंपली, तो ये कट गया, 3 से 3 गया, 1/4 प्लस 3/4 तो 1 - 2 यानी -1 इज द इसका आंसर, -1 इसका आंसर होगा। सिंपल था, सिंपल वैल्यू पुट करो, काम खत्म। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट इतना, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRh, 2πRh इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये है दैट इज गोइंग टू बी 94.2, इसको यदि 22/7 2 × 3.14 लेने को बोला गया है तो वही लेते हैं, इंटू 5 × R इज इक्वल्स टू 94.2, पाई का वैल्यू हम 3.14 यहाँ दे रखा है इसलिए वही लिए 10 है, तो 31.4 × R इज इक्वल्स टू 94.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, R इज इक्वल्स टू, क्योंकि सेम डेसिमल प्लेसेस पे है पॉइंट, तो 942 को अगर तुम ध्यान से देखो तो 3 टाइम्स में अगर काटोगे तो ये से जो है ये 3 टाइम्स में कट रहा है, यानी R इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड। आगे चलते हैं। अब इसमें जो है इसका जो सॉल्यूशन है इसका यहाँ देखो, लेस देन 10, जैसे इसका अगर टेबल हमें फिर से बनाओ, यहाँ पे जो है मार्क्स लिख लेता हूँ, यहाँ पे मार्क्स है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है,
लेस देन 10 मतलब 0 से 10 के बीच में, ठीक है। 0 से 10 के बीच में 3 बच्चा है। और लेस देन 20 में क्या आता है, लेस देन 20 इट मीन्स कि वो 0 से 20 तक का गिन रहा है, लेकिन हमको गिनना कहाँ से, 10 से 20 तक। यदि 10 से 20 तक वाले में देखोगे तो इसमें से हमको क्या माइनस करना होगा, 0 से 10 वाला। 0 से 10 वाला कितना है, 3, और 12 में से 3 जाएगा तो 9। सिमिलरली उसी तरह लेस देन 30 मतलब 0 से 30 का बात कर रहा है, लेकिन हमको चाहिए कितना, 20 से 30 तक। यदि हमको 20 से 30 तक चाहिए तो हमको लेस देन 20 तक का माइनस करना पड़ेगा। तो लेस देन 20 तक टोटल कितना था, 12, तो 27 में से 12 गया तो 15। उसी तरह लेस देन 40 के लिए 30 से 40 अगर जाओ, 30 से 40 यदि जाओ, सॉरी कहाँ थे, हाँ 30 से 40 यदि तुम जाओ, ठीक है, तो क्या करना होगा, 30 से 40 यदि हम लोग जा रहे हैं तो ध्यान से देखो 57 में से 27 घटाओगे तो कितना आएगा, 30। उसी तरह 40 से 50 जाओगे तो कितना आएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी आई थिंक 17, तो 8, तो 18। अब इसमें से जाओगे तो 50 से 60 अगर देखोगे तो वो 5 आ रहा है, ठीक है। तो हम मॉडल क्लास जो ज़्यादा बार आया हो, ज़्यादा बार कितना, 30 से 40 में है, तो मॉडल क्लास हमारा क्या हो जाएगा, 30 से 40, ऑप्शन सी। मॉड मतलब वही नहीं होता है जो ज़्यादा बार आया हो, उसको मोड बोल देते हैं। कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन यदि तुम लोग ध्यान से देखोगे तो कोन कुछ इस शेप का होता है। अगर इधर साइड बना है तो कुछ इस शेप का होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो लेंथ होता है, ये जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, जिसको कि स्लैंट हाइट बोलते हैं, जिसको कि हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एल से, स्मॉल है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो हमारा क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। और एल जो स्लैंट हाइट निकालते हैं वो सिंपली, ये हाइट है, ये रेडियस है, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट अंडर इसको जो स्लैंट हाइट, तो पाई आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यदि करोगे, अगर ध्यान से देखो 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास 49, दोनों को अगर ऐड करोगे 576 प्लस 49 तो डैट इज गोइंग टू बी 625, जो कि उसका स्क्वायर रूट 25 आएगा। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 25, तो 7 से 7 गया, तो 22 के पारा में 25 के पारा में यदि करोगे तो 50, तो 550 इज द करेक्ट आंसर। इसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा 550 आएगा, सॉरी 500 नहीं 550 आएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अब देखो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट इजी क्वेश्चन। अगर इसके नीचे अगर ध्यान से देखोगे, इसका सॉल्यूशन ऊपर में ऐसा रखो, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। डिस्टेंस फार्मूला यदि लगाओगे डायरेक्ट निकल सकता है, क्या आएगा, तो 0 माइनस देखो 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 माइनस 2√5, तो 0 माइनस 2√5 का स्क्वायर प्लस 2√5 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 2√5 का स्क्वायर कितना आएगा इसका, देखोगे तो 4 और 5 20, 4 और 5 20, 20 40, तो ये आ जाएगा √40 दैट इज गोइंग टू बी 2√10। तो हमारा ऑप्शन ये सही, डिस्टेंस डायरेक्ट निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -2/3 एंड प्लस, देखो सम ऑफ जीरोज तो सभी का जीरो है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यदि देखोगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ से निकालोगे, जीरोज दे रखा है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर निकालोगे क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अब यदि आप लोग निकालना चाहोगे तो डैट इज गोइंग टू बी -4/9। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो -4/9 किसका आ रहा है, यह -4/9 किसका आएगा, 9/4। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यदि देखोगे तो इसका जो है वो -9/4 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सम डायरेक्ट सही हो गया, इसमें तो कोई बचा ही नहीं,
क्यों? अब देखो बोलेगा सर 5 तो आ रहा है, देखो प्रोडक्ट, अब इसको अगर डी को देखो अभी भी दिक्कत है इसमें, देखो बहुत बच्चा को आएगा, लिखो सॉल्व करके लिख लो 45x² माइनस 20। और यहाँ से अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने जाओगे, यहाँ से अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे, यहाँ से यदि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तो क्या आएगा? -20/45। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 5 के बराबर -4/9, और यहाँ पे मैच कर रहा था इसलिए मैंने वो टिक मारा। चलो देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्टैटिस्टिकल डाटा इज इंक्रीज बाई 3 देन द मीन ऑफ डाटा। देखो ये तो डायरेक्ट बताया जाता था, जितना से डाटा, हर एक डाटा को तुम बढ़ाओगे उतना ही से मीन भी बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए बी सही होगा। हर एक डाटा जैसे आप जहाँ से देखो 3 नंबर का देखो 1 + 3 का मीन निकालोगे 2 आएगा, यानी ऑप्शन 2 मीन 2 आ रहा है। सभी को 3 बढ़ाओ तो 3 कितना आएगा? 4 प्लस 3 बढ़ाए हैं तो 1 को 3 बढ़ाओगे तो 4 + 3 में 3 बढ़ाओगे तो कितना आएगा? 6/2। तो ये क्या आ गया? 5 के बराबर, समझे? तो देखो मीन भी कितना बढ़ा? 5 के बराबर। ओके, तो जितना तुम एक डाटा को बढ़ाओगे उतना ही मीन भी बढ़ता है। यही बता डायरेक्ट, ये तो सिंपल सा एग्जांपल लिए थे, इसको लिखने का कोई जरूरी नहीं है, समझने। चलो आगे चलते हैं। Yeah, probability of happening an event denoted by P and probability of non happening an event, ये तो पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, सिंपल सेम का इसी तरह का क्वेश्चन था, बस उसको पूछने का तरीका अलग था। कह रहा है कि probability of having an event P and plus probability of having an event P not having an event P, इसका सम हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए सही। क्यू बोला है ना, क्यू से डिनोट किया, तो मैं भी क्यू से कर देता हूँ। लो ये 1 ही होगा हमेशा। A girl calculates that the probability of her winning the prize in a lottery is 0.08. If 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? ओके, क्या है? प्रोबेबिलिटी उसका इतना है 0.08। तो मान लो, तो देखो तो वो कितना टिकट खरीदी होगी, तो देख लो 0.08 उसका दी परसेंटेज है, तो 0.08/100, तो 8% उसका क्या है? प्रोबेबिलिटी 8/100 इंटू टोटल कितना है? 8/100 है। टोटल कितना हो जाएगा उसका? 6,000 है टिकट है, उसमें से खरीदी कितना होगी? देखो 480। खत्म क्वेश्चन। In a group 20 people, 5 can't swim. If one person is selected from a random, then the probability that he or she can swim, देख लो प्रोबेबिलिटी का ये 3 क्वेश्चन और तीनों इजी क्वेश्चन। क्या है? कह रहा है कि 20 लोग हैं जिसमें से 5 स्विम नहीं कर सकते। एक पर्सन को यदि निकाला गया तो बताओ कितना स्विम निकाल लिया गया, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो स्विम कर सकते हैं या नहीं। तो स्विम करने वाले कितने बचे? देखो 20 लोग हैं, 20 लोग हैं जिसमें से 5 जो है वो स्विम नहीं करेंगे और 15 स्विम करेंगे। तो हमसे पूछा स्विम करने वाला का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो स्विम करने वाला का प्रोबेबिलिटी निकालो, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। तो 5 के पारा में 3 और 5 के पारा में 4 मरते में, तो 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन सेलेक्टेड कैन स्विम, द सेलेक्टेड पर्सन कैन स्विम। खत्म। अब आ जाते हैं हम लोग असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में। कह रहा है द पॉइंट P0 is the intersection point of y axis with the line, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, 2 फ्रॉम द x एक्सिस इज 2। देखो सिंपल सी बात है, x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं 0, 2 है, यहाँ पे कहीं पॉइंट है वो x कोऑर्डिनेट 0, यानी यहाँ पे कहीं पॉइंट है वो 0, 2। तो x एक्सिस इसका दूरी देखोगे तो वो 2 यूनिट से, यानी रीजन तो सही है। The point P is the point of intersection of 3x + 2y is equals to 4। और यहाँ पे 0 रखो x की जगह, तो और 2 रखो तो सही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस विद द लाइन सही है, ये भी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये दोनों जो है वो एक दूसरे का भाई बहन नहीं बन रहा, तो गलत। बी ऑप्शन सही होगा। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज रेशनल नंबर, गलत हो गया। देखो ये 3 है, इसका पेरीमीटर निकालोगे तो 4 और 9 13 √13 आएगा, तो असर्शन ही गलत हो गया। अब असर्शन गलत हो गया तो बच्चा हमारे पास ऑप्शन की रीजन ट्रू होगा।
यानी इसके लिए डी और इसके लिए बी, समझे। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। हाँ, रीजन तो सही होता है, दो स्क्वायर रेशनल नंबर है, उसका स्क्वायर का सब हमेशा रेशनल होगा। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -4 ग्राफिकली। अब देखो सॉल्व द पेयर पूछा है, तो देखो सॉल्यूशन तो इसका होगा x इज इक्वल्स टू 3 का यदि तुमको ग्राफ बनाना है ग्राफिकली अगर देखोगे तो मान लो x इज इक्वल्स टू 1 2 3 इधर आएगा। फिर y इज इक्वल्स टू -4 तक जाना है तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, -1 -2 -3 एंड -4। थोड़ा सा रफ ग्राफ है इसलिए ज़्यादा उसमें यूनिट्स वगैरह मत देखना कि सारी यूनिट्स गलत है। x इज इक्वल्स टू 3 का ग्राफ बनाना है, इट मीन्स कि उसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। देखो इधर एक्सटेंड कर लो, इधर एक्सटेंड कर लो, ध्यान से देखोगे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बना चाहिए। हाँ ठीक है। वहीं पे अगर y इज इक्वल्स टू -4 का ग्राफ देखोगे तो दैट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू द x एक्सिस, ऐसा ग्राफ। एक सेकेंड, हाँ ठीक ही है, चलो उतना करो, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक ना एक सॉल्यूशन है एंड दैट सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन यदि तुम निकालोगे तो 3 -4 इज द सॉल्यूशन, समझे। और दो इज ग्राफिकल मेथड एंड फाइंड वेदर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। है कंसिस्टेंट, ग्राफिकली सॉल्व कर दिया ना, यहाँ एक सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन का कोऑर्डिनेट बता दिया। इन गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी, एक्स जेड जो है वो बी सी के पैरेलल है, ए जेड 3 सेंटीमीटर है, जेड सी 2 सेंटीमीटर है, बी एम 3 सेंटीमीटर है एंड एम सी 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई, यानी हमसे ये लेंथ पूछा है, ये इतना लेंथ। चलिए निकालने का कोशिश किया जाएगा जरूर। एक्स वाई का लेंथ पूछा है। ए जेड 3 है, लिख लेते हैं, जेड सी 2 है, बी एम 3 है, एम सी 5 है। ओके अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो वाई जेड निकाला जा सकता है। एक सेकेंड, अगर यहाँ ध्यान से देखें हम लोग तो वाई जेड तो निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर होगा। ओके तो अगर सिमिलरिटी से निकालोगे तो ए जेड बाई जेड सी, ठीक है, इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू वाई जेड बाई एम सी। यहाँ से वाई जेड यदि तुम निकालना चाहो तो ए जेड कितना है 3, जेड सी कितना है 2 × 5 यानी 15/2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमको वाई जेड नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ये सी। तो अगर ध्यान से देखोगे तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये तो ट्रायंगल सिमिलर है, तो वहाँ से एक और चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ए जेड बाई सिमिलरिटी के बाद ये लिखना सही होता है, ए जेड बाई जेड सी इज इक्वल्स टू ए वाई बाई वाई एम। कोई दिक्कत? तो ये कितना हो जाएगा 3/2, या तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से अगर एक और चीज़ देखोगे तो ये ट्रायंगल, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इधर, ये और ये ट्रायंगल भी सिमिलर है, तो उसके हिसाब से भी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि बोथ दी ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ए वाई बाई वाई एम इज इक्वल्स टू एक्स वाई बाई बी एम।
ए वाई एम क्या है 3/2 इज इक्वल्स टू वाई, एक्स वाई तो निकालना ही है, बी एम कितना है 3, तो डैट इज गोइंग टू बी एक्स वाई हमारा क्या आ जाएगा 9/2। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे पूछा साइन थीटा और कॉस थीटा ये है, तो हमसे पूछा है कि साइन थीटा डॉट कॉस थीटा का क्या वैल्यू है। ओके, इधर ही बना लेता हूँ मैं तो इस क्वेश्चन को, कोशिश करता हूँ। साइन थीटा को √3 दे रखा है तो स्क्वायर दोनों तरफ कर दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये बराबर होगा हमारे पास किसके √3 के स्क्वायर के। कोई दिक्कत, इसको और पतला करो, ठीक है। अब यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखो तो डैट इज गोइंग टू बी, अगर इसका स्क्वायर निकालोगे तो साइन थीटा ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डैट इज गोइंग टू बी 3। अब मैथ में भाई साहब ये फार्मूला कोई नहीं भूलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3। यहाँ से अगर निकालोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से अगर साइन थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू निकालोगे तो डैट इज गोइंग टू बी 1। खत्म, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा, और कुछ नहीं। इफ़ साइन अल्फ़ा एंड कॉट बीटा, साइन अल्फ़ा दे रखा है और कॉट बीटा दे रखा है, तो वहाँ से अल्फ़ा निकाल सकते हो और कॉट बीटा निकाल सकते हो। यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू कितना आएगा 45, जाहिर सी बात है, और यहाँ से कॉट बीटा का वैल्यू कितना आएगा, बीटा का वैल्यू क्योंकि कॉट बीटा का वैल्यू √3 है तो 30 आएगा, बीटा का वैल्यू 30, और यहाँ से कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा निकाल लो। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा पता चल गया, बीटा पता चल गया, तो कॉसेक अल्फ़ा और कॉसेक बीटा निकालना कोई जरूर उतना कठिन काम है नहीं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 and 72 लिविंग रिमाइंडर्स 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। ये आपका क्वेश्चन SW में, कमेंट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन, कमेंट आंसर, ठीक है। क्या करना होता है, दोनों में से एक घटाना, जितना एलसीएम चाहिए उसको घटाओ और फिर क्या कर लो, एचसीएफ निकालो, सॉल्व कर लो, खत्म, वही तो करना होता है, हिंट भी दे दिया मैंने। अब क्या कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 4 रेड 3 ब्लू एंड 2 येलो बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज रेड आइदर और इज रेड और येलो। मतलब पहले रेड का देख लो, ओके पहले रेड का देखते हैं। क्या कह रहा है कि बैग है मान लो, तो इसमें 4 रेड प्लस 3 ब्लू प्लस 2 येलो है, ठीक है। तो रेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल बॉल कितना है तो 9, रेड आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कितना 4, फेवरेबल आउटकम बाय 9। येलो आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, अब इसी को इंग्लिश में थोड़ा सा लैंग्वेज स्टेटमेंट वगैरह लिख लेंगे तो आराम से 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। येलो आने का प्रोबेबिलिटी कितना है 2, फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम 9, तो 2/9, खत्म। हाफ द डिफरेंस बिटवीन, अब देखो 26 में क्या है ना, लीनियर इक्वेशन 2 है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ो इधर देखो 26 नंबर कह रहा है कि हाफ द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, मान लो x और -y, उसका आधा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, ये दे रखा है। दूसरा इक्वेशन दूसरा के लिए दे रखा है, सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस स्मॉलर, तो x प्लस 2y, छोटा y को माने, डैट इज इक्वल्स टू 13। अब यहाँ से सॉल्व करो, क्या सॉल्व करोगे, यहाँ से इक्वेशन मिलेगा x माइनस y इज इक्वल्स टू 4। अब क्या करो, घटाओ तो प्लस माइनस करोगे तो कितना आएगा 3y इज इक्वल्स टू 9, तो y कितना आ गया 3। अब y 3 आया, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा, तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 7, 2 वैल्यू आ गया। अब इधर देखो इसका, प्रूव डैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो इसमें क्या करते थे, मान लेते थे कि रेशनल है, तो √5 को रेशनल मानोगे तो p/q के फॉर्म में, यानी a/y के p के फॉर्म में तुम क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे तो क्या आता था, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्या करते थे कैसे करते थे रीजन, मैं आप लोगों को सीधा ओरली रीजन बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग करने पर 5 = a² / b²,
और ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में लगभग हर एक साल पूछ ही लेता है किस, ठीक है। और यहाँ कहते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5b² इज इक्वल्स टू a², ओके। अब उसके बाद बोलते थे कि अब ध्यान से देखो, चूँकि बोलते थे कि 5b² ये इसका फैक्टर होगा 5, इसका फैक्टर 5 होगा तो a² का फैक्टर 5 होगा। a² का जो है इज डिविजिबल बाई a² इज डिविजिबल बाई, ऐसे लिखते थे, a² इज डिविजिबल बाई 5, ओके। अब a² डिविजिबल बाई 5 है, उसके बाद क्या लिखते थे कि a भी डिविजिबल होगा, a इज़ डिविजिबल बाई 5, ऐसे लिखते थे। अब a डिविजिबल बाई 5 है, इसी को क्या करते थे, अब फिर मानते थे b/c मान लेते थे, वहाँ से देखते थे कि अब इसके बीच में फैक्टर आ रहा है कि नहीं है, ठीक ना, मान लेते थे कि 5c के बराबर है, वैसे फिर उसे करते थे a इज द फैक्टर 5, फिर इसी ढंग से एक और लेते थे b/c मान के, और फिर b जो है वहाँ से निकालते थे कि 5 इज़ द फैक्टर ऑफ b also, तो 5 is the factor of b and 5 is the factor of a, therefore it is not the p/q representation of a rational number, therefore root under 5 is a irrational number, ऐसे मानते थे। सिंपल सा प्रूफ है, इसका आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, उसमें कोई है नहीं। Find the coordinates of third vertex given that origin lies inside the triangle। अब क्या कर रहा है कि अगर ध्यान से देखोगे थर्ड वर्टेक्स निकाला, इसमें बहुत बच्चा क्या इस्तेमाल करना स्टार्ट करेगा, डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये है क्या 5 3, इधर होगा 5, सॉरी यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे कहीं है पॉइंट मान लो, ये पॉइंट मान लो, ठीक है, यहाँ पे कहीं पॉइंट है 5 3, तो ठीक इसी के पैरेलल ऐसे ही यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा -5, क्योंकि y x कोऑर्डिनेट, सॉरी 1 मिनट 1 सेकेंड, x कोऑर्डिनेट ना y कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा है, तो 5 3, तो ऐसा ही होगा। अब हमसे पूछा y लाई करा, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि एक इक्वल डिस्टेंस पे है, ऑरिजिन इसके अंदर लाई करना चाहिए, ओके। तो दूसरा बात हमसे ये बोला जाएगा कि बताओ, तो जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा, मान लो ये कोऑर्डिनेट है a और ये है b, तो जो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है दे रखा है यहाँ पे, तो जो c होगा वो कहीं y एक्सिस पे लाई करे। अब लाई कहीं भी कर सकता है, इधर यहाँ करेगा, सॉरी यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ कहीं भी कर सकता है, उसके लिए दूसरा चीज़ है, लेकिन लाई y एक्सिस पे ही करेगा यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो। क्यों, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है ना y एक्सिस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, इसलिए, ओके। फिलहाल इसको बताते हैं। अब कहाँ लाई करेगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, इक्विलेटरल लेंथ का ट्रायंगल है तो उसके लिए लेंथ क्या होना चाहिए, जैसे मान लेते यहाँ लाई करेगा तो डैट इज गोइंग टू बी 0 और y, ओके। तो क्या लाई करेगा, जैसे माने यहाँ लाई करेगा, ठीक है, तो ए बी जो लेंथ होगा वही ए सी का भी लेंथ होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी का लेंथ निकालो, ए बी इट शुड बी इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए बी हमारा क्या होगा -5 का स्क्वायर यानी -10 का स्क्वायर यानी 100, और 3 - 3 का स्क्वायर गया 0। ए सी क्या होगा, ए सी का अगर तुम निकालोगे तो -5 यानी 25 प्लस 3 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर तुम करोगे तो 25 तो 75 आएगा, क्या आएगा 75 आएगा, और 75 को 3 तो क्या आएगा, यहाँ से अगर प्रॉपर सॉल्यूशन को आगे ले जाओ तो वो आएगा 3 - y इज गोइंग टू बी, इसका स्क्वायर इज गोइंग टू बी 75। अगर यहाँ से 3 - y निकालोगे तो डैट इज गोइंग टू बी 5√3 प्लस माइनस में, और यहाँ से y निकालोगे तो y इज गोइंग टू बी 3 ± 5√3। अब यहाँ से √3 का वैल्यू दे रखा है और y का वैल्यू अपने निकाल सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है।
ध्यान से देखो 29 का ए जो है इट इज़ ऑल्सो वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन और लगभग हर एक बुक में क्लास 10th के मैथमेटिक्स की बुक में ये क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन कहता क्या है सो देखो, एक सॉरी फॉर द ट्रेन हॉर्न, मेरा घर एकदम रेलवे पटरी के जस्ट बगल में ही है। चलिए यहाँ ध्यान से देखते हैं। और ओटी जो है, अब मान लो यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर लो ओटी, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़, हाँ, इसको यदि आप लोग ध्यान से देखो, और एक सेकेंड, ठीक है। ओटी मान लो क्लाइंट कंस्ट्रक्ट किए, तो अगर ध्यान से देखोगे तो क्योंकि अब ध्यान से देखो, आप लोग एक थ्योरम पढ़ाया गया था, क्या थ्योरम कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से यदि दो टेंजेंट बनाओ और वो कुछ ऐसा हो तो ये एंगल बराबर होता था। ये थ्योरम बताया गया है आप लोग को, इसलिए मैं मानता हूँ कि आप लोग को ये पता होगा कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये एक्स है तो वो भी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बस हमको ये प्रूफ कर देना है कि दिस एंगल इज ऑल्सो एक्स, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये पूरा एंगल 2x और ये एंगल x, खत्म। वही तो प्रूफ करना है ना, एंगल पी टी क्यू इज गोज टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो अगर ध्यान से देखोगे ये एंगल 90 डिग्री, तो डैट इज गोइंग टू बी दिस एंगल, ये कितना हो जाएगा, तो क्लियरली बोल सकते हैं कि एंगल, ठीक है, यहाँ मान लो यहाँ जो लाइन का एंगल क्यू पी टी इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स, और हमारे पास ध्यान से देखोगे तो एंगल ओ पी टी जो है वो 90 डिग्री है, देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू जो होगा दैट इज गोइंग टू बी 90 माइनस एक्स, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी एक्स। यानी अब प्रूफ हो गया कि ये एंगल भी जो है वो एक्स है। अब ये एंगल एक्स है तो एंगल हमारे पास क्या एंगल ओ पी क्यू जो आया वो एक्स आया, ठीक है, और एंगल पी टी क्यू जो है डैट इज गोइंग टू बी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, तो डायरेक्ट यहाँ से देख के बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है वो 2x के बराबर होगा। अब इसमें ये इस तरह क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बहुत बताया, जो पिछला वीडियो देख के आया होगा उसको पता होगा। एक बार हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें दोनों बनाना सही नहीं, दोनों नहीं बनाया जा सकता था, एक ही बनाया जाता, तो मैंने इसको प्रीफर किया क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड। ये देखो क्या कह रहा है, इन अ गिवन सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विच एंगल बी 90 डिग्री है, ए डी कितना दे रखा है, ए डी दे रखा है हम लोग को 17 सेंटीमीटर, ए बी दे रखा है हम लोग को 20 सेंटीमीटर, एंड डी एस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा है। ठीक है, तो डी एस 3 सेंटीमीटर है तो डी एस इज इक्वल्स टू डी आर होना है, ठीक है, डी एस इज इक्वल्स टू डी आर होना है। क्यों, क्योंकि अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, तो डी एस एंड डी आर इज द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, तो इक्वल होना चाहिए, तो डी एस एंड डी आर इट शुड बी 3 सेंटीमीटर। और डी आर 3 सेंटीमीटर है और ए डी 13 सेंटीमीटर है, तो ए आर क्या होगा 14। सिमिलरली ए से दो टेंजेंट ए आर और ए क्यू गया, तो ए आर जितना उतना ए क्यूब, तो ए क्यू भी 14। अब ए क्यू 14 है और ए बी हमको पता है, ए बी हमारे पास 20 है, तो क्यू भी 6 आ जाएगा, क्यू भी 6 आएगा, तो साफ साफ दिख रहा है क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और दो साइड बराबर है, यानी और सारा साइड बराबर हो जाएगा, सारा साइड बराबर, तो ये 6 तो आर भी 6 सेंटीमीटर ही आएगा। समझे, खत्म। इसको प्रॉपर ढंग से आप लोग सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ, इसको क्या है, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बहुत बच्चे इसको साइन कॉस में बदल के बनाते हैं, बहुत बच्चे डायरेक्ट बना सकते हैं। अब ध्यान से देखो, हम लोग जो दे रखा है, हम लोग को दे रखा है tan थीटा प्लस सेक थीटा
-1। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन है ना तो 1 को तोड़ लो। 1 को कैसे लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ये हमारा LHS है। ओके, नीचे वाले को कोई छेड़छाड़ नहीं। टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। ओके, ऊपर वाले को इस चीज़ को और भी फैक्टराइज किया जा सकता है। ठीक है, कैसे? देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा छोटा करना है हमको। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ओके चलो ठीक है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आएगा। ओके, बाई नीचे जो का तो लिखने के बजाय कॉपी कर लो। ओके, अब यहाँ से अगर टेन थीटा प्लस सेक थीटा तुम कॉमन लो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन लोगे यदि, देखो ये हमारा था पहला स्टेप, ये था हमारा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप ये रहा, तीसरा स्टेप देखोगे तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन लो। ठीक है, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचा 1, कोई दिक्कत नहीं, और इधर क्या बचा? माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अगर ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम लिख रखा है, तो इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से अगर देखोगे तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, तो टेन थीटा को साइन बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। यही हमारा किसका है? RHS। ख़त्म, प्रूफ। आई होप आप लोग को हर एक स्टेप उसमें समझ में आया होगा। A room is in the form of cylinder surmounted by a hemispherical dome. Okay, the base radius of hemisphere is 1/2 the height of the cylinder. Find the total height of the room if it contains 100। देखो इतना ये रख रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम उतना है दे रखा है। कह रहा है कि एक रूम है जो कि हेमिस्फेरिकल है, सॉरी सिलेंड्रिकल है। ठीक है, सिलेंड्रिकल है, इसके ऊपर जो है वो एक हेमिस्फेयर है, लो हेमिस्फेयर है। अब चूँकि इसका और इसका रेडियस सेम ही होना है, ठीक है, कोई दिक्कत ना। अब कह रहा है कि ये जो हाइट है सिलेंडर का वो है हमारे पास कितना? 1/2 द हाइट ऑफ दिस रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज 1/2 द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी रेडियस हाइट का आधा है, यानी हाइट कितना है? 2r, कोई दिक्कत नहीं। और ये हाइट कितना हो जाएगा? r। इस साइड का उसे कोई मतलब नहीं है। वॉल्यूम हमको दे रखा है, वॉल्यूम टोटल कितना दे रखा है? वॉल्यूम इज गिवन एज 100,408/21 सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? तो वॉल्यूम निकालोगे यदि इस पूरे फिगर का तुम वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आएगा? 2/3 πr³ प्लस πr² इंटू 2r, यानी πr³ इंटू 2। तो यहाँ से अगर तुम वॉल्यूम निकालोगे तो कितना के बराबर आना चाहिए? तो 6 6 6 2 8 8 πr³/3 डैट इज गोइंग टू बी 1408/21। ठीक है, हमको निकालना क्या भाई? हमको निकालना है, अब निकालना क्या है? इसमें दे ही नहीं रखा है। फाइन टोटल हाइट पूछा है, यानी ये 2r + r यानी 3r पूछा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 8 के पारा में 1 मरते में जाएगा तो 6 14, इसको काटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कटेगा नहीं, कोई नहीं,
कर तो जाना चाहिए। देखो अब ध्यान से, तो 8, अब इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं, इधर थोड़ा सा जगह नहीं बचा तो यहाँ पर ही देख लो इधर। तो 8 इंटू 22/7, तो 22 पर आ जाएगा RQ, ठीक है, बाई 21, एंड दैट इज इक्वल्स टू, इट शुड बी इक्वल्स टू 1408/21, 21 से 21 गया। अब 8/22 से अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे, R³ जो होगा दैट इज गोइंग टू बी किसके बराबर आएगा, काट के देखो, 8 के बारे में कटेगा, 1 मरते में 6, 8 7 56, बचेगा 4, हाँ कट जा रहा है। 8 के पारा में कटेगा तुम्हारे कितना मरते में, 1 7 6 मरते में, और 22 के पारा में वो 4 मरते, मतलब इससे ये 4 मरते में कट गया। सॉरी, 22 के पारा में 8 मरते में कट गया। तो R³ इज इक्वल्स टू 8, यानी R इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, खत्म। यही आंसर पूछा हमसे। टोटल हाइट पूछा R2, तो टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट इज इक्वल्स टू 3R, तो टोटल हाइट 3R है, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6 मीटर इज द करेक्ट आंसर इसका। ओके, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेक्शन डी, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। सॉरी, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये इस क्वेश्चन जो है, सेम क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी मैंने इसको बताया था, तो मैं इस वीडियो में इसको थोड़ा सा जो हिंट देके छोड़ दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट अब रहेगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। मैंने देखा कि अभी 2 साल का पीछे 23 और 24 का बनाया, दोनों में ये क्वेश्चन आया। पिछले बार में वो 3 नंबर में आया था, इस बार में 5 नंबर में रख दिया। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, मान लो ABC, ओके। कह रहा है कि इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया, मान लो D और E पे काटा, D और E। If a line drawn parallel to one of the side of the intersect the other two sides at distinct point, prove that the other two sides are divided in the same ratio। कहने का मतलब है, ये प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ करना है हम लोग को कि AD/DB का जो रेशियो है वही रेशियो AE/EC का है। अब चूंकि ये इसके पैरेलल बोल रखा है, ठीक है, अब पैरेलल होने के कारण ये दोनों ट्रायंगल AA ट्रायंगल से सिमिलर हो जाएगा, AA से सिमिलरिटी हो जाएगा। कौन सा, ट्रायंगल ABC एंड इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। क्यों, अब देखो रीजन, ये एंगल इसके बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। तो यहाँ सिमिलर है, तो सिमिलर होने का हम लोग बोल सकते हैं AB/AD इज इक्वल्स टू AC/AE। अब AB को हम लोग AD प्लस DB लिख सकते हैं। AD प्लस DB लिखोगे तो 1 प्लस DB/AD ये आएगा, ओके। फिर आएगा इधर AC को क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EC, तो 1 प्लस EC/AE यही आएगा। अब ध्यान से देखोगे तो DB/AD आ गया इज इक्वल्स टू EC/AE, हाँ, इसी को उल्टा लिख लो ना, इसी का तो उल्टा प्रूफ करना था, AD/DB दैट इज गोइंग टू बी AE/EC, खत्म कहानी, यही प्रूफ करना था। अब चूंकि मैं इसको इतना शॉर्ट में इसलिए समझाया हूँ, ये थोड़ा सा और जाएगा, यहाँ पर प्रॉपर लिखेंगे कि लेट अ ट्रायंगल ABC इन विच लेट अ ड्रो, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रो लाइन DE विच इज़ पैरेलल टू द BC, ऐसे करके प्रॉपर लिखोगे तो मैंने लिखने नहीं गया क्योंकि उसका टाइम बचेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 33 और 34, इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। 33 का B कि कौन सा हार्ड क्वेश्चन है देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर 24 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ another tower in the same plane is 60 degree. The angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degree, ठीक है। Find the distance between the two towers and the height of the tower. Also find the length of the wire attached to the top of the both of the wires। चलो देखो क्या कर रहा है, ध्यान से क्वेश्चन समझो, यही हार्ड लग रहा है, दूसरा पढ़ना कोई जरूरी ही नहीं है।
ध्यान से देखोगे, इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 33 का एक टावर ये रहा, एक टावर ये रहा, थोड़ा सा छोटा, ठीक है। कह रहा है दोनों सेम प्लेन पे है, दोनों क्या है, सेम प्लेन में है। कह रहा है कि द एंगल, ये 24 मीटर है मान लो। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन of top of a tower 24 meter high from the foot of the another tower in the same plane is 60 डिग्री। यहाँ से देख रहे हैं तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, ठीक है। वहीं से अगर तुम ध्यान से देखो, फ्रॉम अनदर टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री, यानी ये हमारा दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत ना। तो फिर हमसे पूछा गया है क्या कि बताओ, ए बी मान लेते हैं और सी डी मान लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछा गया दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ और दोनों टावर का अटैचमेंट बताओ, मतलब ये टावर का क्या हाइट होगा, और फिर बताओ कि यहाँ से यहाँ ज्वाइन किए हैं तो क्या लेंथ हमको चाहिए होगा। चलो कोई नहीं, अगर तुम ट्रायंगल ए बी सी में tan 60 लगाओ तो डैट इज़ गोइंग टू बी tan 60 24/AC, और tan 60 का वैल्यू होता है हमारे पास √3, तो AC का वैल्यू आएगा 8√3 यहाँ से, ठीक है। ये तो लेंथ आ गया तुम्हारा AC जो हमको चाहिए था, दोनों पावर के बीच में डिस्टेंस। फिर यदि तुम tan 30 लगाओ इन ट्रायंगल ADC में tan 30 लगाओ तो वहाँ से तुमको मिल जाएगा DC/AC। tan 30 का वैल्यू होता है √3, tan 30 का वैल्यू होता है, सॉरी √3 नहीं, 1/√3, 1/√3। तो यहाँ से DC हमको पता है, सॉरी DC निकालना है, AC पता है 8√3, तो यहाँ से तुम्हारा DC भी आ गया, डैट इज़ गोइंग टू बी 8 मीटर। ओके, अब दूसरा हमसे पूछा गया कि ये लेंथ बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन, ये लेंथ निकालने के लिए देखोगे ये 8 मीटर है, ठीक है। अब चूंकि ये रेक्टेंगल बनेगा, ये जो शेप है वो रेक्टेंगल है, ये AC कितना है, AC है 8√3, तो ये भी कितना होगा 8√3, कोई दिक्कत ना। ये कितना है टोटल 24 है, तो ये हो जाएगा 16। अब यहाँ से निकाल लो ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका जो बी ऑप्शन है ना, बी एक्चुअली में वो इससे भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है। क्यों, अब दिखाता हूँ, ठीक है। कैपुलर देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून इज, ध्यान से देखो, ठीक है ना। इसके लिए जगह तो नहीं बचा, जगह बचाने के लिए हमको शायद कुछ कुछ मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग अगर देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो मैं इसको मिटा दूँ। चाहे एक कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। इसको इधर लिख लेता हूँ, ओके, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर आप ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को समझा दूँ क्या है। क्या है कि एक स्फेरिकल बैलून है, ठीक है, ऑफ आर सब्सटेंस एंड एंगल 60 डिग्री एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ठीक है, मान लो यहाँ हमारा ऑब्जर्वर है ये, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 45 डिग्री, तो कह रहा है, ध्यान से देखो, ये एंगल दे रखा है तुम्हारा 60 डिग्री, समझे, ये एंगल क्या दे रखा है 60 डिग्री, ओके। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेंटर इसका यहाँ पे मान लो, तो ये है हमारा क्या 45 डिग्री। तो हमसे वही पूछा है, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, यानी ग्राउंड से जो सेंटर ऑफ द बलून का हाइट है, ग्राउंड कहाँ है,
एक मिनट, इसको अगर प्रॉपर ढंग से बनाएं, इसको थोड़ा सा और ऊपर बनाना चाहिए था, चाहे ऑब्जर्वर को थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ऑब्जर्वर यहाँ मानो, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एंगल 60 डिग्री बोला है ये, और ये एंगल जो हमारा सेंटर पे जा रहा है वो 45 डिग्री है। यानी एंगल मान लो ये ऑब्जर्वर है O, ठीक है, सेंटर है C, ये है A, ये है B, तो हमारा जो एंगल CAOB है वो 60 और एंगल COB 45। तो हमसे यही पूछा है कि इसका जो हाइट है, इसका जो यहाँ पर एक पॉइंट रेडियस है और सेंटर से जो इसका हाइट है ग्राउंड का वो क्या है, समझे, वो दोनों के बीच का रिलेशन। तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, और ध्यान से यदि देखोगे तो लगाओ भाई दिमाग। आर एस अग्रवाल में सिंपल है, आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है ये। आगे चलते हम लोग, कहते हैं अ chord of a circle of radius 14 centimeter subtends an angle 60 degree at center. Find the area of corresponding minor segment of the circle. Also find the area of the major segment. कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। सर्कल है, ओके, कह रहा है कि इसका कॉर्ड जो है 60 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ कॉर्ड, ऐसा एक कॉर्ड है जो कि सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। हमसे पूछा है एक इसका एरिया और साथ ही साथ इसका एरिया, ठीक है। तो एक का निकाल लो, दूसरा का खुद निकल आएगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसके लिए आप लोगों को मैं फार्मूला पिछले क्लास में बताया था, और ये फार्मूला को डेरिवेशन बहुत ईजी है, इसका बताया था πr² θ/360, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, -1/2 r², ठीक है, r² sin थीटा। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनर सेगमेंट का फार्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब मेजर सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल में से घटा दो। एरिया ऑफ सर्कल में से यदि तुम घटाने जाओगे, मेजर सेगमेंट का यदि तुमको निकालना है, ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, फार्मूला बेस्ड है। और वहीं से अगर तुम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालोगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकाल लोगे, दैट इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ माइनर, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर, यही करके निकालोगे ना, और क्या है इसमें। तो एरिया ऑफ माइनर निकाल लो, एरिया ऑफ माइनर निकालोगे तो 60 है तो 6 आएगा, ठीक है। 14 है तो 22/7, तो 22/7 गुने 6 गुने 14 गुने 14, तो 7 छक 42, तो 14 के पारा में 3 मरते में, ठीक है। ऐसा आएगा -1/2 r² हो जाएगा 14 गुने 14 sin 60 √3/2। यहाँ से सॉल्व कर लो, आंसर ले आओ, सिंपल सी बात है, इजी क्वेश्चन है बहुत। हाँ, अब आते हैं हम लोग एपी में। एपी का मैं इसका बी नंबर बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग जो है ए नंबर खुद से ट्राई कीजिएगा, और ए नंबर जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्या, ए नंबर शायद मैंने कहीं क्वेश्चन देखा, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ R.D. शर्मा एक्सरसाइज, डायरेक्ट एपी के R.D. शर्मा का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। 25 लॉक्स, ये तो एग्जांपल में दे रखा होता है, तो 25 लॉक्स जो है वो स्टैच करने हैं। 22वां लॉक सबसे अंत में है, क्या है, 22वां लॉक सबसे अंत में, उससे पहले 21, उससे पहले 20 एंड नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन वगैरह वगैरह। कह रहा है कि मान लो एक लॉक यहाँ, एक लॉक यहाँ, ऐसे लॉक बनाया जा रहा है, लकड़ी का रो बनाया जा रहा है। तो कह रहा है कि अगर 22 है, फिर 21 आया, फिर 20 आएगा, ऐसे ऐसे करते चला जाएगा, वैसा कह रहा है, ओके। ये काम कर रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है, तो मान लो इसका अगर एपी बनाओ तो पहला लॉक, पहला बॉटम में कितना है, 22 है, ठीक है। फिर उसके ऊपर कितना है, 21 है, फिर उसके ऊपर कितना है, 20 होगा, ऐसे चलते आएगा। इन हाउ मेनी रोज आर द 25 लॉक्स प्लेस्ड, तो कितना रोल लगेगा उसके लिए, तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ 225 होगा, सम निकाल लो ना। तो सम निकालने के लिए कितना होगा, n/2 इंटू 44
प्लस n तो हमको पता करना है, तो n -1 और d कितना है -1 इज गोइंग टू बी 250। ओके, अब यहाँ से अगर निकालोगे तो 300 400 500 चला जाएगा। ठीक है, तो n बाई 44n, सॉरी रुक जाओ, यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -n, ठीक है, +1 तो यानी 45n। एक सेकेंड, 45n, ओके, 45n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 500। कोई दिक्कत ना? तो यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो n स्क्वायर माइनस 45n प्लस 500 इज गोइंग टू बी 0। यहाँ से तुम n का वैल्यू निकाल लो। n का वैल्यू यदि तुम लोग देखोगे तो क्या क्या आ सकता है, क्योंकि प्लस में तो 40 बचे तो 200, तो कितना आएगा 25 और 20, तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 20n प्लस 500 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो यहाँ से n का जो वैल्यू आएगा, n का वैल्यू 25 आएगा और n का वैल्यू जो होगा, n का वैल्यू 25 और n का वैल्यू एक और चीज़ आ सकता है, क्या आ सकता है 20, दोनों आएगा। ठीक है, n का वैल्यू 25 और 20 दोनों आएगा क्या, देख लेते हैं एक मिनट, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। हाँ, n का वैल्यू तो दोनों आना चाहिए। ओके, तो यहाँ से n का वैल्यू 25 आ रहा है और यहाँ 20 आ रहा है, मान के चलते अभी दोनों सही है। लास्ट रो में नंबर ऑफ लॉ देखो, T25 कितना आएगा, अगर 25 आंसर सही है तो वही निकालना है, निकालो कितना आएगा, तो a कितना है 22 प्लस 24 -1, तो ये तो गलत हो गया ये आंसर। क्यों? क्योंकि निगेटिव में नंबर ऑफ लॉग गिन रहा है कोई चीज़, तो निगेटिव में कैसे गिन सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया यहीं पे। तो हमारा 25 आंसर नहीं होगा, 20 आंसर होगा। और पर रहा लास्ट रो में यानी टॉप रो में कितना है, तो 22 प्लस 20 -1 इंटू में है, तो 2 जो है वो लास्ट रो में होगा, फर्स्ट रो में कह लो। अब है केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बहुत ही आसान। ठीक है, while designing the school yearbook, a teacher asks the student that the length and width of the particular photo is increased by x units, each to the double the area of the photo. If the original photo इतना है, ओके एक सेकेंड, एक सॉरी फॉर द रिंग, वो मम्मी फ़ोन रख कर चली गई। चलो ध्यान से देखते हैं। कह रहा बेस्ड ऑन द एबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा राइट एन अलजेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द इन्फॉर्मेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। कह कि आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एरिया डबल हुआ है, तो पहले जो एरिया रहा होगा उसका दुगुना हुआ होगा। अब जो एरिया निकालोगे फोटो का क्या होगा, 18 + x इंटू 12 + x। अब पहले से दुगुना यानी इसको 2 इंटू 18 इंटू 12 के बराबर आना चाहिए। ये हो गया इसका डिपिक्शन। इसको सॉल्व करके लिखोगे तो वो आ जाएगा क्वाड्रेटिक। क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। वो क्या आएगा देखो ध्यान से, अगर x² प्लस 18 30x प्लस 18 इंटू 12, यहाँ x और 12 में कन्फ्यूजन होगा आप लोगों, तो मैं इंटू को डॉट से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। 13x प्लस 18 इंटू 12 अगर करोगे तो 180 और 36 तो 216, 216 को तो 432, तो x² प्लस 30x माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ x का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, क्या दिक्कत है, x का वैल्यू यहाँ से निकालोगे क्या आएगा 216। देखो कहीं x के वैल्यू में कट रहा है, माइनस में आना चाहिए, तो 34 चक 4 चक 16 को 6 हासिल 1, हाँ 38 अड्ढे 36 छक, हाँ 36 छक करेगा, तो x² प्लस 36x माइनस 6x माइनस 260 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखोगे x का वैल्यू,
तो x का वैल्यू -36 आएगा और x का वैल्यू -36 और 6 आएगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। तो नया डायमेंशन यदि निकाल लोगे तो नया डायमेंशन कितना आएगा 24, क्योंकि 18 + x और 18, खत्म। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है राइट द मॉडल क्लास। जो सबसे ज़्यादा बारिश कितना बार हुआ है, तो ये हुआ। तो मॉडल क्लास हमारा ये आ गया 600 से 80, 600 से 800। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन क्लास, मीडियन ऑफ द गिवन डाटा एंड फाइंड द मीन, या फिर इसमें से तो मीन निकालना ईजी है। मीन कैसे निकालते हैं, वो ग्राफ बना देते हैं। यहाँ से आपको क्या करना होता है, सबसे पहले नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी FI दे रखा है, हमको निकालना होगा यहाँ XI क्या होगा यहाँ पे, जो दो लोअर ऑर्डर और अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम करो, उसका 2 कर दो। तो यहाँ से अगर XI निकालोगे तो जो आएगा सो XI आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ FI XI निकालो, सम ऑफ FI XI बाई टोटल नंबर ऑफ FI, ख़त्म, निकाल लो। ये तो मैं बता दिया। अब ये जो क्वेश्चन है वो आखिरी क्वेश्चन है। देखो ये फिगर से मतलब ऊपर वाले फिगर से कुछ नहीं, ऊपर वाले फिगर तुम्हारा टाइम पास करवाने के लिए दिया है। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि एंगल ABO एंड PQ इज़ पैरेलल टू OA, PQ इज़ पैरेलल टू OA, मतलब ये एंगल सिमिलर है, ठीक है। अब सिमिलर है इट मीन्स कि हम लोग बोल सकते हैं, तो पहले तो tan 30 लगाओ, ट्रायंगल AOB में tan 30 लगाओगे तो क्या आना चाहिए, tan 30 AB बाई AO, सॉरी AO बाई AB। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो AB हमारा क्या आ जाएगा √3, 25√3, ये आ गया AB 25√3, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, उसके बाद हमसे पूछा है OB। अब ये 25√3, ये 75 है, दोनों कर लो स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकल जाएगा। फाइंड द लेंथ AP। PQ निकालना ज़्यादा आसान है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, सिमिलैरिटी से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का निकालो, रेशियो बराबर होना चाहिए, फिर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। PQ का लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा तुमको, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करो और यहाँ से OB का तुम लेंथ निकाले हुए रहोगे, ठीक है, पाइथागोरस से। तो साइड्स का रेशियो जो है बराबर होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर, उससे आराम से निकाल सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके चलो ठीक है, धन्यवाद। तो एक बड़ा सा थैंक यू आप लोग के लिए बनता है। जो इतना देर टीका होगा। ठीक है, जो इतना देर हम लोग के साथ टिक गया उसके लिए थैंक यू। बाय, हैव अ गुड डे एंड प्रैक्टिस करते रहिए। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको कमेंट सेक्शन में बोलिए इसमें प्रॉब्लम है, और जो क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ गया बोलो इस क्वेश्चन में हमको अच्छी तरह से ढंग से समझ में आया। जो क्वेश्चन में थोड़ा सा ही प्रॉब्लम लग गया होगा प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ सजेस्ट सम इम्प्रूवमेंट्स इन माय टीचिंग स्किल। अगर आप लोग को ऐसा लगा कि मैं इसको और बेहतर से समझाया जा सकता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो धन्यवाद, बाय, हैव अ गुड डे।